वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था वो वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर है और उसमें हमने डिस्कस किया था डिटेल में वर्क को। उसी वर्क को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो उसमें एक सिंपल सी बात ये कही गई थी कि W इज़ इक्वल टू एफ इंटू डी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो वर्क होता है। यहाँ हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करना है जो एनर्जी है और बहुत इजी टॉपिक है, आप ये पढ़ते हुए आए हैं पहले भी, लेकिन क्विकली हम कुछ चीज़ें इसमें देखना चाहते हैं। मसलन डेफिनेशन क्या है एनर्जी की, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, द एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ अ बॉडी। यानी अगर हमारे पास कोई बॉडी है और वो कोई काम कर सकती है, कोई वर्क डन कर सकती है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर एनर्जी है। अब ये एनर्जी मुख्तलिफ यानी वर्क डन्स की वजह से उसके अंदर जो है वो स्टोर हो सकती है, लेकिन हमने जो अभी बात करनी है फ़िलहाल वो ये है कि हमारे पास डेफिनेशन के बाद जो एक क्विक हमारे पास जो हेडिंग है, समझ लें एक तरीके से सब हेडिंग, वो यूनिट ऑफ एनर्जी है। और चूँकि अभी जैसे हमने बात की कि एनर्जी जो है वो एबिलिटी टू डू वर्क है, तो हमने सिंपली एक बात ये याद रखनी है कि एनर्जी का यूनिट वही होगा जो वर्क का यूनिट है, जो कि जूल है। और अगर आप इसको रिकॉल करें तो दरअसल फोर्स का यूनिट न्यूटन और जो है वो डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर को इसका मतलब है कि हम जूल कहते हैं, या न्यूटन मीटर की जगह हम जूल लिख सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास ये इस तरीके से लिख कर आ सकता है। ये मैं पहले भी एक लेक्चर में अपने डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर किसी शख्स का नाम आप लिख रहे हैं एज अ यूनिट, तो उसमें याद रखिए कि कभी भी वो यूनिट में जब आप लिखेंगे तो कभी भी वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होगा, हमेशा स्मॉल लेटर से होगा। यस, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल या सिंबल जो है वो इसका आपने जे लिखना है, या इस केस में ऑफकोर्स जे है। बाकी न्यूटन है जैसे मिसाल के तौर पर, तो उसमें आपने लिखा न्यूटन जो फोर्स का यूनिट है, लेकिन अगर आप उसको सिंबल इसके लिख रहे हैं तो एन। अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी की अगर आप बात करें तो टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ भी आपको पता है, मुख्तलिफ़ टाइप्स आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं मेरा ख्याल से क्लास 4-5 से, जिसमें मुख्तलिफ़ एनर्जीज़ का तस्करा आप करते रहे हैं। हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, विंड, वेव, केमिकल, जियोथर्मल, सोलर एंड सो ऑन। उसमें एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी है, और जिसमें बेसिकली फोर्स और जो मोशन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। यहाँ हम मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स को वन बाय वन देखेंगे। उसमें हमने कहा कि जी मसलन पहले हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, पहले और बाद नहीं है, वो आप कुछ जो भी देख लें पहले, लेकिन बहरहाल हमारे इस डिस्कशन में पहले पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एनर्जी क्या है, द एबिलिटी टू डू वर्क। तो वो एबिलिटी टू डू वर्क जो है बॉडी का, अगर वो ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स पोजीशन, साइज और शेप हो, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ एक बहुत सिंपल सी बात समझी जा सकती है कि अगर एक नेल है हमारे पास, जिसको मैंने इनिशियल पोजीशन जिसकी मैंने मिसाल के तौर पर ये ब्लैक दिखाई है, जो एक ब्लॉक में हम पेनिट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन हमने अगर फर्स्ट किया कि इसके ऊपर कोई हैमर रखा है या कोई बॉल रखी है, तो हमने देखा कि उस बॉल ने इसको कुछ नहीं किया, यानी पेनिट्रेशन नहीं हुई, कोई वर्क डन नहीं हुआ। लेकिन जब उसी बॉल को हम पॉइंट ए से उठाकर, या उसी बॉडी को हम पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी पर ले गए और उसको हमने कोई हाइड एज दे दी, और यहाँ से जब हमने उसको ड्रॉप किया, तो हमने देखा कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर पॉइंट ए पर आकर उसने, या नेल पर आकर उसने एक वर्क डन किया, और नेल जो है वो इस प्लैंक में पेनिट्रेट हो गई। तो सवाल ये था, क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसा क्या हो गया इस बॉडी को कि इसके अंदर ये वर्क डन की एबिलिटी आ गई। तो हमने कहा कि यही हम बात कर रहे थे कि ये जो वर्क डन की एबिलिटी आई है, यही इसके अंदर एनर्जी है। तो इसका मतलब यह है कि हमने इसके ऊपर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क डन किया, वो इसमें जो है वो एज अ एनर्जी स्टोर हो गया। और हमने कहा कि वो एबिलिटी टू डू वर्क जो इसमें चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से आया है, पर्टिकुलरली फ़िलहाल हम चेंज ऑफ पोजीशन की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से आया है, वो वर्क डन या वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। डेफिनेशन इसकी ये है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं
कि मैंने यहाँ साइज़ और शेप की बात भी की है, तो वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे, अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पोजीशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, पोजीशन को अगर हम देखें तो जैसे भी अभी आपने देखा कि हमने पोजीशन जो इस बॉडी की चेंज की है, मसलन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले गए इसको हम, तो ये असल में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की के अगेंस्ट वर्क डन किया था, या ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने इसकी पोजीशन चेंज की है। तो उस से जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस हुई उसको हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा। तो इसको अब याद रखिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो एबिलिटी टू डू वर्क तो है ही। तो सिंपल सा हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, या आप कैसे लिख सकते हैं कि the work done on a body against the gravitational field is stored in the body as its potential energy which is called gravitational potential energy। यानी जब हमने इस बॉडी पे कुछ वर्क डन किया अगेंस्ट द फील्ड, ज़ाहिर है हम यूँ जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ाहिर है टुवर्ड्स द अर्थ है, अगर ये अर्थ कंसिडर करें तो पता चला कि हम जो थे वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हमने कोई वर्क डन किया था। वो वर्क डन जो था वो बॉडी में एज एनर्जी स्टोर हो गया। तो हमने कहा कि ये कौन सी एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब ये आपने डेफिनेशन इसकी याद रखनी है। अच्छा, मैथमेटिकली इसको हम कैसे देखें और कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान बात, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इसको हम ले गए और उसको हमने हाइट h दी है। तो इस दौरान में कोई वर्क डन हमने किया इसके ऊपर, वो वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू हाइट। अब यहाँ देखने की बात यह है, ये ख्याल रखिए कि ये यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो ये सोचने की बात यह है कि फ़ोर्स कितनी हमने लगाई इसके ऊपर, तो हमने वो फोर्स लगाई जो अर्थ इसको अपनी तरफ जिससे अट्रैक्ट कर रही थी। हमने कहा कि भाई हमें कम से कम इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो कम से कम वेट के बराबर होनी चाहिए। हाइट हमें पता ही है कि हमने इसको h हाइट तक ऊपर उठाया है। तो सिंपली क्या हुआ कि हमने एक वर्क डन किया है इस बॉडी पर जो अब W इंटू एच की शक्ल में सामने आ रहा है। W क्या चीज़ थी, वेट। हमें पता है कि अगर m जो है वो मास ऑफ द बॉडी हो और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो तो हम वेट को mg लिखते हैं। ये भी जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी हद तक मैं कह सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन 2 थी इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं कि वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू mgh। और यही वर्क डन हम अभी बात करके आए थे कि इस बॉडी में एज एन एनर्जी स्टोर हो जाता है और उस एनर्जी को आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हमने कहा कि जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंपली कैसे दिखाई जा सकती है, कैसे लिखी जा सकती है, तो वो mgh की शक्ल में लिखी जा सकती है। अब ये एक छोटी सी डेरिवेशन समझ लें इसको, या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कहें इसको, लेकिन जो इक्वेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो mgh है। खुसूसन अगर हमने जो है वो अर्थ की जो फील्ड है उसके अंदर अंदर कहीं करीब करीब अगर जो है वो हमने किसी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए हैं तो उस वक्त तो खुसूसन आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सिंपली mgh से रिप्रेजेंट की जाएगी। दूसरी बात क्या है जो मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे पास जो ये हम बात कर रहे थे कि साइज़ और शेप की बात भी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी में, तो वो हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या कहलाती है, तो हमने कहा कि जी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू द चेंज इन साइज और शेप ऑफ द बॉडी। ये अगला चैप्टर जो हमारे पास आएंगे आगे, उसमें से एक चैप्टर हमारे पास डीफॉर्मेशन का है जिसमें हम मैटर की डीफॉर्मेशन में बात करते हैं। वहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस स्टेज पर आपको बस ये याद रखना है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है वो mgh है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ आ जाती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें विच इज़ अनदर टाइप ऑफ योर मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें एक हमने बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो दूसरी टाइप जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक के हवाले से अगर आप देखें तो हमें एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि काइनेटिक जो है वो मूविंग सिचुएशंस के हवाले से जो वर्ड एक यूज़ होता है मोशन के हवाले से वो काइनेटिक है। और काइनेमेटिक्स भी आप पढ़ चुके हैं
तो यहाँ पर आपके पास जो डेफिनेशन है अब इस एनर्जी की वो क्या है, द मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी सिंपली इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ हम इसको कैसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें, तो हमने कहा कि अगर मिसाल के तौर पर एक बॉडी जो है वो किसी पॉइंट पर, सपोज़ यहाँ पर एक बॉडी है और वो एक इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रही थी, और हमने देखा कि वो एक टाइम इंटरवल के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ आई, इस पॉइंट पर आई और यहाँ आके वो रेस्ट में आ गई। तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर उसके अंदर एक डीसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और जाने पॉइंट बी पर जब वो पहुँची है तो वो रेस्ट में आ गई। तो जो भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो u थी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है। अब इस पूरी बात को लेकर अगर हम इसको इस तरह से देखें कि भाई वर्क डन जो है वो ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो पता ये चला कि साहब ये बॉडी जो थी वो एक किसी सपोज फ्लोर पे या रोड पे मूव कर रही थी जिसका एक फ्रिक्शन था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी में एक वर्क डन करने की सलाहियत, एबिलिटी थी। क्यों? इसलिए कि ये मूव करती हुई आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो सलाहियत थी, वो जो एबिलिटी थी, वो कम होती चली गई और हमने देखा कि बॉडी जो थी वो यहाँ आके रुक गई। लेकिन बहरहाल जो भी डिस्टेंसेस ने कवर किया है, उसको आप एस कहें या डी कहें, जो भी कहें, वो हमारे पास जो है वो क्यों हो पाया वो वर्क डन, तो हमने कहा कि वो इसलिए हो पाया कि इसके अंदर एक एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी? बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, क्योंकि इसकी हमने पोजीशन तो चेंज की नहीं थी कि हम ये कहें कि जी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हमने कहा कि ये जो उसके अंदर एक एबिलिटी थी वर्क डन की अगेंस्ट फ्रिक्शन, वो कहाँ से आई थी या क्यों थी? तो वो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी थी। तो हमने कहा कि जी हम इसको कैसे लिख दें, इस पूरी स्टोरी को हम कैसे लिखें? तो हमने कहा जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो F इंटू एस है। अब अगर आपको याद हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसको यूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और उसके अलावा जो हमारे पास डीसेलरेशन का कॉन्सेप्ट है वो जाहिर है नेगेटिव एफ ओवर एम है, चूँकि फोर्स डिवाइड बाई मास से हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, और ये मैंने भी आपको बताया कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो जब इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो पता ये चलेगा कि हमारे पास ये वाली जो एक्सेलरेशन की जगह आ गई ये वाली चीज़, यानी माइनस एफ ओवर एम, और यहाँ हमने लिख दिया 0 क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही थी। और इसको आप बहुत ही सिंपली जो थोड़ा सा इसको देखेंगे कि मॉडिफाई किया गया इस पूरी सिचुएशन को, तो 2fs किसके साथ? नेगेटिव के साथ। यहाँ 0 ख़त्म हो गया तो ये क्या रह गया? नेगेटिव वी स्क्वायर या यू स्क्वायर, जो भी आप इसको कहें। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास दोनों तरफ नेगेटिव्स मौजूद थे जो एक दूसरे से कैंसिल होते हुए दिखाए गए हैं। तो नतीजा इसका जो नेक्स्ट इक्वेशन में है वो ये है कि Fs अगर हम एक साइड पर छोड़ दें और यहाँ m को और 2 को दूसरी साइड पर ले जाएं, तो वो इक्वेशन ये बन जाती है कि Fs इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। जैसे कि मैंने भी आपसे कहा कि Fs जो है वो क्या चीज़ थी? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं इक्वेशन 2 को कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज़ नथिंग बट हाफ mv स्क्वायर। लेकिन जैसे मैं अभी आपसे कह चुका कि ये एबिलिटी इस बॉडी में कि वो इस फ्रिक्शनल फोर्स को जो मसलन इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी उसको ओवरकम करके किसी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तक चली जाए, ये कहाँ से आई उसके अंदर? तो ये आई उसके अंदर मोशन की वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज़ नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। होपफुली ये बात आपके समझ में आ गई। क्या कहा है मैंने? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ है, और क्यों हुआ है? इसलिए कि बॉडी में कोई एनर्जी थी, कोई एबिलिटी थी वर्क डन करने की। वो कहाँ से आई थी? हमने कहा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं है कि कोई हमने हाइट चेंज की हो इसकी। तो फिर क्या था? बॉडी मूव कर रही थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो तस्करा हो रहा है वो एनर्जी बॉडी की मोशन की वजह से है, और जो इसने वर्क डन किया है अगेंस्ट फ्रिक्शन वो ये इसलिए कर पाई कि इसके अंदर एक एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी? उसको हमने काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया था। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन थी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है कि ये
जो है वो आज बात आप तक पहुंच गई है। मैं इसको ज़रा वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, इसलिए आज मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। इसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आए तो ज़रूर मुझसे पूछिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं बहुत अब अनकरीब जो है वो लोड करूँगा, इसकी हम फिर फर्दर डिटेल्स पे बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अपने पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे, इम्तिहानात अब करीब आने लगे हैं। अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, मौसम भी तब्दील हो रहा है, और जो है वो टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को। और सारी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि चूँकि अब इम्तिहान करीब आने लगे हैं तो आपका ज़्यादा फोकस जो है, ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी पढ़ाई पे सर्फ होना चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक